सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। और अपने बारे में बहुत सारे इंटरव्यूज़ में, बहुत सारे चैनल्स पे, पेपरों में, सब जगह कह चुका हूँ, मगर फिर भी मैं एक मिल वर्कर का बेटा हूँ। मेरे फादर डीलाइल रोड एरिया में सीताराम मिल्स करके कपड़ा मिल है जिसमें काम करते थे। उनको बहुत शौक़ था म्यूज़िक का, और चूँकि हमारा एरिया कल्चर के हिसाब से काफ़ी गर्म रहता था हमेशा। कोई छोटा भी फंक्शन हो तो बहुत सुबह से लेके लाउड स्पीकर लगे होते थे, गाने बजते थे, पटाखे चलते थे। मेरे फादर को भजन का बहुत शौक़ था, और जिसकी वजह से मैं उनके साथ काफ़ी भजन सुनने, प्रोग्राम सुनने जाता था। तो मुझे लगता है वो कहीं संस्कार बचपन में ही मेरे ऊपर, मेरे पिताजी की वजह से अच्छे लोगों को सुनने को भी मिला। और कोई मेरी 4-5 साल उम्र थी जब सडनली मुझे गाते वक्त सुना, और फिर मेरा गाना सीखना शुरू हुआ। 4-5 साल की उम्र से ही मेरा गाना सीखना शुरू हुआ। डिग्रज करके सांगली से मेरे गुरुजी आते थे, और उन्होंने सुना मुझे गाते वक्त, तो मेरे फादर को उन्होंने कहा कि इसको गाना सिखाना चाहिए। क्योंकि मैं बाहर बैठ के वो जिनको सिखाते थे उसमें से एक बंदिश मैंने उनको सरगम के साथ, तानों के साथ सुनाई। तो उन्होंने पूछे कहाँ से सीखा। मैंने बोला आप लोगों को ही सुन के मैंने ये जो सीखी है वो। तो फॉर्मली गाना शुरू हुआ सीखना। तब से लेके आज तक सीख ही रहा हूँ मैं। फिर 7-8 साल की उम्र में मैं मेरे गुरुजी पंडित जियालाल वसंत जो कश्मीर से थे, उनके पास आया मैं। फिर उनके पास रहा, पला बढ़ा। उन्होंने ही मुझे गाना सिखाया। मेरे स्कूल कॉलेज मेरा पूरा उन्होंने ही सारी जिम्मेदारी ले ली थी। कहने का मतलब ये है कि मैं गुरुकुल में रह के ही गाना बजाने का अभ्यास करने लग गया। उन्होंने हाँ ये बात ज़रूर कही थी, क्योंकि मैं भी अभी फील करता हूँ, क्योंकि उनके जाने के बाद उन्होंने लगाया हुआ ये पेड़ है, हम लोग रोज़ सींचते हैं। गुरु शिष्य परंपरा का जो ये हम शुरू किया हुआ उनका जो काम है वो हम लोग आगे बढ़ाने की, आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने यही बात कही थी कि जिस तरह शिष्य को अच्छे गुरु की तलाश होती है, उसी तरह गुरु को भी एक अच्छे शिष्य की तलाश होती है, जो कि उनका नाम वो आगे ले जाए। तो शायद ये उनको मेरे बारे में लगा होगा। तो वैसे भी मुझे बिल्कुल बेटों की तरह उन्होंने बड़ा किया है। तो जब वो नहीं रहे इस दुनिया में, तो ये सारी जिम्मेदारी, चूँकि मैं मेरे अपने गुरु भाई बहनों में उम्र में भी थोड़ा बड़ा था, तो मेरे ऊपर और मेरी बड़ी बहन प्रेम जो उनकी सुपुत्री हैं, उनके ऊपर ये सारा स्कूल का काम आ गया। और उन्होंने किसी भी लालच के बिना, किसी से कोई भी एक्सपेक्ट ना करते हुए हज़ारों स्टूडेंट्स को उन्होंने तैयार किया है।
मैं भी उसमें से एक हूँ। तो यह हमारा प्राइम मोस्ट ड्यूटी बनती है हमारी कि इस काम को आगे हम लोग ले जाएं, अपने गुरुजी का काम किस तरह हम लोग इसको हमेशा ज़िंदा रखें, या ये गुरु शिष्य परंपरा इसी तरह चलती रहे, इस ख्याल से हमने ये सारा जिम्मेदारी अपने अपने लेवल पे, मेरे और भी गुरु भाई बहन हैं जो जिन्होंने उठाई, और हम लोग ये स्कूल चला रहे। उन्हीं के नाम से है ये आजीवासन। आज मैं जो कुछ हूँ वो इसी आजीवासन की वजह से हूँ, मेरे गुरुजी की वजह से हूँ। उन्हीं के आशीर्वाद से जो भी मेरा आज मुझे लोग जानते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर गाने वाले को, जिन्होंने अपना ये करियर करना या इस चीज़ का इसमें अभ्यास करना है, तो ऐसे सद्गुरु हर इंसान की ज़िंदगी में आएँ, ये मैं हमेशा कहता रहता हूँ। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरे गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए, मेरे नसीब में आए, और मैं कुछ कर सका। जो भी है उनके आशीर्वाद से ही, जो भी कर सका मैं उनके आशीर्वाद से है। स्वामा हमने अभी चूँकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी, हमने जब हम लोग मैं अमेरिका वगैरह प्रोग्राम्स के लिए जाता था तो यही रिक्वेस्ट करते थे लोग कि भाई सुरेश जी आप हमारे यहाँ पे भी क्यों नहीं स्कूल शुरू करते, क्योंकि हम लोग भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं। तो न्यू जर्सी में हमने इसकी ब्रांच खोली है, और वहाँ की आजीवासन स्वामा ऐसी हमारी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे भी बहुत अच्छे बच्चे गाना सीख रहे हैं। पिछले 3 साल से हमारा वहाँ स्कूल चलता है, और एवरी 3 मंथ्स मैं, मेरी दीदी या पद्मा मेरी मिसेस जो, वो भी गाना सिखाती है। तो हम लोग एवरी 3 मंथ्स जाते हैं वहाँ पे, सुपरविज़न करते हैं, वो किस तरह काम चल रहा है ये देखते हैं। क्योंकि हमने शुरू किया है तो हमारा देखना बहुत ज़रूरी, ये नहीं कि स्कूल खोल दिया और आप इधर बैठे हुए हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। बहुत सीरियस टाइप का काम है ये, जो अमूमन इसको क्लासिकल फील्ड के जो भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं इन चीज़ों को, और लेना भी बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि ये मेरी नज़र में सबसे ऊंची कला है गाना बजाना। दुनिया में जितनी भी कलाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा ऊपर जिसका स्थान है वो है गाना बजाना। तो इसको सीरियस लेना ही हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है जिसने गाना करना है। सुर श्रृंगार संसद ने 1976 में कंपटीशन किया था। सारे हिंदुस्तान से पार्टिसिपेंट्स आए थे, और मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें रविंद्र जैन साहब, जयदेव जी, हृदयनाथ मंगेशकर जी, शिव जी, हरि जी, सुधीर फड़के जी और हृदयनाथ मंगेशकर जी, ये सब जजेस थे। और वहाँ कंपटीशन हुआ था जिसमें मैंने भी गाया था, और मुझे मदन मोहन अवार्ड मिला था। उस वक्त रविंद्र जैन साहब ने स्टेज पे आके अनाउंस किया था कि इसमें से जो भी विनर होगा उसको मैं पहला ब्रेक दूंगा। और जैन साहब ने, हम लोग उनको प्यार से दादू कहते हैं, वहाँ पे मुझे उन्होंने बुला के कहा कि तुम मेरे पास आओ, मुझे और भी गाना सुनना है तुम्हारा। और फिर मैं उनके पास गया, उन्होंने फिर सुना मुझे, और राष्ट्रीय प्रोडक्शन की पहली फिल्म, पहेली नाम की फिल्म बन रही थी, जिसमें पहली बार मास्टर सत्यजीत एज ए हीरो काम कर रहा था। तो उस फिल्म के सारे गाने मुझे मिले।
मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ राष्ट्रीय प्रोडक्शंस का, राजबाबू बड़जात्या जी का और रविंद्र जैन साहब का। मुझे सबसे पहला ब्रेक दिया रविंद्र जैन साहब ने। आज मैं जो भी मुझे जानते हैं एज अ प्लेबैक सिंगर, उसका टोटल श्रेय जो है, क्रेडिट है, पूरा रविंद्र जैन साहब को जाता है। और मैं बाद में जयदेव जी के पास गाया या इमीडिएटली बाद में उषा खन्ना जी के पास गाया। फिर मैंने मुड़ के देखा नहीं। मैंने जितने भी हमारे उस वक्त के जितने भी मेरे संगीतकार मेरी ज़िंदगी में आए, जैसे पंचम दा है, कल्याण जी भाई है, या ख़याम साहब हैं, हृदयनाथ मंगेशकर जी हैं, या उस वक्त जितने भी लोग काम कर रहे थे, नौशाद साहब हैं, शंकर जयकिशन जी हैं, तो सबके पास मैंने गाया। तब से मैंने जिसको कहते हैं ना कि फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। अभी लगता है मुझे कि मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्योंकि ज़माना बदल गया है, नए नए लोग आए हैं और बहुत खुशी की बात है अच्छे अच्छे गाने वाले आए हैं। तो और मेरे करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रहा लता जी का, आशा जी का, क्योंकि शुरू में उन्होंने मुझे सुन के बहुत सारे बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स को फ़ोन करके खुद कहा कि ऐसे सुरेश वाडकर एक नया लड़का है, मैं आपके पास भेज रही हूँ, आप ज़रूर सुनना और ज़रूर चांस देना। तो मेरे करियर के ऊपर बहुत आशीर्वाद है इन दोनों का। बहुत अच्छा ये चैनल्स जितने भी है, बहुत इस तरह का बहुत सामाजिक एक भला काम कर रही है। जितने भी ये जो इंडस्ट्री है, टेलीविज़न इंडस्ट्री, कि इस तरह के प्रोग्राम्स बना के सारे भारतवर्ष से क्या सारी दुनिया से जहाँ पे भी ये टैलेंट है उनको चुन के ला के लोगों के सामने पेश करते हैं, इतना बड़ा स्टेज देते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ओवरनाइट ये बच्चे पूरी दुनिया के मैप पे आ जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इन सब लोगों ने, इन चैनल्स का ज़िंदगी भर धन्यवाद करना चाहिए कि इतना बड़ा स्टेज, इतना बड़ा एक्सपोजर किसी ज़माने में बिल्कुल नहीं मिलता था। कोई गाना बाहर आए या रेडियो पे सुना जाए तभी उस इंसान के बारे में लोगों को पता चलता है। अभी तो टेलीविज़न ने इतना वाइड और इतना वास्ट कर दिया है इस दुनिया के इस मैप को, कि ओवरनाइट लोगों को देखा जाता है, जाना जाता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इसमें अच्छाइयाँ भी है, कुछ बुराइयाँ भी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे इसमें से आके सडनली थोड़े टाइम के बाद गायब हो जाते हैं। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि इधर से जीत के निकलने के बाद उसी टाइम से, उसी वक्त से उनको और अच्छे से सीख के अच्छे गुरु के पास जाके 4-5 साल के लिए रियाज़ करके फिर बाहर आना चाहिए। तब तक उनकी ठीक ठाक उम्र भी हो जाती है, एक्सपीरियंस भी हो जाता है, रियाज़ भी हो जाता है, फिर वो करियर करें तो कोई उनको रोक नहीं सकता। ये क्या हो जाता है, उस गर्माहट में प्रोग्राम्स करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको टीवी पे देखा जाता है। प्रोग्राम्स के चक्कर में इधर उधर घूमना, फिर रियाज़ की तरफ बेध्यान होना, थोड़ी लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि वक्त बेवक्त सोना, खाना पीना, इससे सारी चीज़ों के ऊपर बहुत असर हो जाता है, उनके रियाज़ पे असर हो जाता है। तो ये एक ड्रॉबैक है उसका। बाकी अच्छाइयाँ बहुत सारी है, उनको जाना जाता है, मगर वो जब तक इस दुनिया में कायम रहे, काम करें, तब तक जानने का एक जो
उनको जानना चाहिए, वो कहीं पे होता नहीं है, जो मुझे हमेशा एक दुखद बात लगती रहती है। हो जाता है वो एटमॉस्फेयर उस वक्त काफ़ी हैवी हो जाता है, काफ़ी रोना धोना हो जाता है और मुश्किल भी होता है हमारे लिए, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चों को संभालना, बच्चों को समझाना अप टू सर्टेन एक्सटेंट आप कर सकते हो, मगर बाज़ वक्तों पे यही होता है कि बच्चों का मन दुखता है, मगर क्वालिटी देखने के चक्कर में, सिंस हमको उस काम के लिए वहाँ बिठाया है, तो मेरा अपना बच्चा भी वहाँ गाता हो और मुझे गाना अच्छा नहीं लगा तो मुझे उसको कहना पड़ेगा कि बेटा तुमने अच्छा नहीं गाया है, आई एम सॉरी, मैं भले तुम्हारा बाप हूँ मगर तुमने अच्छा नहीं गाया तो मैं तुमको कैसे मार्क्स दे सकता हूँ। और क्वालिटी देखने के चक्कर में ये 1 नंबर 2 नंबर देना या 3 नंबर देना, क्वालिटी के चक्कर में ये करना ही पड़ता है। और कैसे होता है ये अजीब काम है, क्योंकि नेचर के ऊपर वाले के आशीर्वाद के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आप उस वक्त आपका कितना बेस्ट दे सकते हो, और उसी के ऊपर मार्किंग होती है। और जो भी कम ज़्यादा हो जाता है वो इसीलिए होता है कि किसी ने ठीक गाया होता है, किसी ने और ठीक गाया होता है, किसी ने अच्छा गाया होता है, किसी ने बहुत अच्छा गाया होता है, तभी तो ये 1 2 3 4 मार्क्स देने पड़ते हैं। उसमें हमारी अपनी पर्सनल कोई ऐसी क्या कहते हैं ना कि इच्छा नहीं होती जो हमको कान में गाना पड़ता है। और मैं तो हमेशा यही कि जो अच्छा सुरीला गाने वाला हो मैं उसकी तरफ ज़्यादा झुका हुआ होता हूँ। कभी वो एक आध जगह कुछ गड़बड़ कर जाए मगर बाकी टोटलिटी में उसका गाना बहुत खूबसूरत हुआ हो। कभी कभी मैं हमेशा ये भी बोलता हूँ कि 2% एक्सप्रेशन कम आ जाए चलेगा, मगर तुम्हारा सुर जो है, क्योंकि गाने वाले का सुर ही देखा जाता है, नहीं तो खाली बोल के मतलब गद्य में बोल के चला जाए तो क्या बुरा है, गाना गाने की क्या ज़रूरत है। मगर जब गाना सुनना है हमने तो हमने गाना सुनना है। मराठी म्यूज़िक करियर जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ, पहला गाना तो मेरा हिंदी हुआ था, मेरी पहली फिल्म हिंदी ही थी। उसी वक्त से लेके मैं मराठी में जब भी मेरे गाने बाहर आए, पहली के लोगों ने सुने, मेरे मराठी म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने भी सुने, और मेरे जितने भी मराठी म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, जैसे हृदयनाथ जी हैं मंगेशकर, रामभाऊ कदम थे, राम किंकर जी थे, अनिल अरुण जी थे, या हमारे हृदयनाथ मंगेशकर हैं, श्रीकांत ठाकरे जी हैं, बाळ पळसुले हैं, जितने भी हमारे मराठी म्यूज़िक डायरेक्टर्स, अभी नए लड़कों में भी अजय अतुल है, या अवधूत गुप्ते है, या मोहरीर है नीलेश, सबके साथ मैंने काम किया है। और बहुत अच्छा मराठी में भी बहुत सुंदर सुंदर गाने मुझे गाने को मिले। और मराठी इंडस्ट्री भी काफ़ी बड़ी है, हिंदी जितनी बड़ी नहीं मगर उतनी ही ज़्यादा फिल्में मराठी में भी बनती है। वो अशोक पत्की जी है हमारे, मेरी ज़िंदगी में अशोक पत्की चूँकि मेरे बड़े गुरु भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम, मेरे प्राइवेट एल्बम्स भी अशोक जी ने बहुत ज़्यादा एल्बम्स मेरे मराठी के प्राइवेट अशोक पत्की जी ने और श्रीधर फड़के ने किए। फड़के साहब, बड़े फड़के साहब सुधीर फड़के जी, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि उनके पास भी मुझे काम करने का मौका मिला, और इतना सुंदर काम सबने दिया है। मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समझता हूँ। तो उतना ही मराठी और हिंदी दोनों में एक जैसा ही मेरा ऊपर वाले के आशीर्वाद से, मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से, मेरे सुनने वालों के आशीर्वाद से चलता रहा ये काम, अभी भी चल रहा है। बहुत अच्छा लगता है। और
जो कभी कभी होते हैं कि बहुत बार मेरा, जैसे अभी नेशनल अवार्ड की आपने बात की, कि बहुत बार मिलते मिलते मुझे रह गया था। आज से नहीं तो भी करीब तकरीबन 30 साल पहले मुझे मिलता मिलता रह गया था अवार्ड। और उसका मुझे दुख नहीं है, अभी मिला है, देर आए दुरुस्त आए, जब मेरे नसीब में था तभी मुझे मिलना था। मगर जेन्युइनली मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। और किसी को ये मालूम ही नहीं होता कि आपके इस गाने को नेशनल अवार्ड मिलेगा या फिल्म फेयर अवार्ड मिलेगा या कोई भी अवार्ड मिलेगा। मिलता है आनंद आता है, नहीं आप मिलता है तो दुख भी नहीं होता है। जो आता है वो प्यार से छाती से लगाते हैं, लोगों के आशीर्वाद का ही फल है, यही मानता हूँ मैं उसको। मगर मैं उस दौड़ में कभी दौड़ने की अपनी तरफ से कभी कोशिश करता नहीं हूँ, आज तक की नहीं है, इसके बाद भी नहीं करूँगा। जो प्यार से आया उसको प्यार से छाती से लगाया। अरे मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, लता जी मतलब मेरी सरस्वती माँ है। मैं जितना बड़ा फ़ैन इस दुनिया में उनका हूँ, उतना बड़ा फ़ैन मेरे ख्याल से इस दुनिया में कहीं पे भी नहीं होगा। क्योंकि मैं जीता ही उनके गाने सुन के हूँ, मैं जीता ही उनके गाने सुन के हूँ। जिसको कहते हैं ना कि पारायण करता रहता हूँ उनके गानों का। और मैं कोशिश ये करता रहता हूँ, अगर मैं 5% भी उनकी तरह गा पाऊँ तो मेरी ये ज़िंदगी सफल है। और देखिए हम लोग कभी गाड़ी में आते जाते उनको देखा करते थे, उनके साथ गाने का मौका भगवान ने दिया। इससे बड़ा क्या भाग्य हो सकता है किसी का। मैं कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकता था। उनके साथ बैठने को मिलता है, उनके साथ प्रोग्राम्स किए हैं मैंने, मुझे बच्चों जैसा प्यार करती हैं। और उस घर में सभी भाई बहन मुझे बेटों जैसा प्यार करते हैं। और मेरे करियर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। मैं जितना भी कहूँ दीदी के लिए उतना कम है। आशा जी के लिए, हृदयनाथ जी के लिए, या उषा ताई के लिए, या मीना ताई के लिए, बस ऐसे ही उनका प्यार मिलता रहे। क्योंकि जो भी मेरे पास जो कुछ मुझे जो भगवान ने मेरी औकात के हिसाब से जो दिया है, उसमें मेरे गुरुजी पंडित जियालाल वसंत, मेरे मदर फादर, मेरे माता जी, मेरी बहन प्रेम, और मेरे गुरुजन, मेरे सुनने वाले, इन्हीं का आशीर्वाद है। बहुत सारे अच्छे अच्छे लिरिक्स राइटर्स ज़िंदगी में आए इन फिल्म करियर में। साहिर साहब से लेके, या उन दिनों हसरत साहब के साथ भी काम किया है। जैसे साहिर साहब का गाना मुझे मिला था गाने को फिल्म धनवान में, ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। दीदी के साथ, लता जी के साथ बड़ा ही खूबसूरत गाना हृदयनाथ जी ने बनाया था। वैसे हसरत साहब का भी मैंने गाना गाया है अनु मलिक के यहाँ। तो इंदिवर जी हैं, या ऐसे बहुत सारे लिरिक्स हैं। गुलजार साहब हैं, और योगेश जी थे। इतना खूबसूरत राइटिंग होता था, और जिसकी वजह से कंपोज़र पहले इतने शौक से सिटिंग्स में और अच्छी शायरी ही पसंद करते थे। नक्श साहब है, नक्श लायलपुरी, ख़याम साहब के पास या हमारे निदा फाजली साहब हैं, गुलजार साहब हैं।
मजमून जो जो विषय इतना अच्छा होता था उसमें, और इतनी ऊंची शायरी होती थी, और कंपोजिशन के बाद वो और भी डबल खूबसूरत लगने लगती थी, जिसको गाने का और एक्चुअली स्पीकिंग जज्बात डालने का एक ऑटोमेटिक प्रोसेस उस वक्त ऑटोमेटिक हो जाता था। अभी क्या हुआ है, गिमिक्री ज़्यादा, गिमिक वर्ड्स ज़्यादा, जो पॉपुलर करने के चक्कर में वर्ड्स डालते हैं। और सबसे पहले तो आज गाना जो है वो सिचुएशन के हिसाब से होता नहीं। पहले जैसे जैसे पिरोया जाता था, हर सिचुएशन में गाना आता था, सिचुएशन के हिसाब से गाना आता था, और वो अच्छा भी लगता था। आदमी दो घड़ी रो भी लेता था, 2 घड़ी हंस भी लेता था, प्यार भी कर लेता था आदमी। तो ये सब सिचुएशंस बंद हो गई है। अभी आजकल तो किसी के क्या कहते हैं कि दुख में अगर बिछुड़ गए हैं एक दूसरे से, लड़का लड़की, ऐसा कोई गाना आता ही नहीं है जो दुखी होके लड़का गा रहा है या लड़की गा रही है। अभी वही गाने आते हैं, लड़का लड़की आगे डांस करती होती है, खामखा 150 बच्चे पीछे डांस करते रहते हैं। और चूंकि हमारे पब्लिक ने भी डांस करना होता है हर गाने पे, इसलिए हमारे बनाने वाले, म्यूज़िक बनाने वाले, फिल्म बनाने वाले उस तरह के गाने ही देने लग गए। अभी सिचुएशन का कोई गाना नहीं आता है। सडनली आप समझ लीजिए धोबी घाट पे सीन हो रहा है और उठ के इमीडिएटली स्विट्ज़रलैंड चले जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं होता है। पहले कथानक, जो फिल्म की स्टोरी होती थी, उसके हिसाब से गाने बीच बीच में रखे जाते थे, और उसकी वजह से जो लिरिक्स की ऊंचाई है वो आनी बंदी हो गई है। देखिए उसकी वजह से जो फोक रंग में फिर वही गिमिक्री ढाल के ही वो ज़्यादा अभी, या पंजाब की तरफ का फोक होता है या यूपी की तरफ का होता है, तो यही ज़्यादा चल रहा है। और उसके ऊपर अगर तुर्रा लगाया है तो वेस्टर्न म्यूज़िक का इन्फ्लुएंस आना चाहिए। एडॉप्शन बड़ा मन करना चाहिए, मगर इतना भी एडॉप्शन नहीं कि हम अपना कल्चर ही भूल जाए। ये तो सबसे दुख की बात है। रही बात जो आपने गुलजार साहब का जिक्र किया है, इतना खूबसूरत उन्होंने गाने लिखे हुए, समझ लीजिए आप, उन्होंने इतने पूरा मतलब बर्मंदा के साथ भी काम किया हुआ, उन्होंने पंचमदा के साथ भी काम किया है। और जैसे मैंने तो काफ़ी सारे गाने गाए उनके, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुलेआम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, या सुरमई शाम इस तरह सांस लेते हैं जिस तरह आए, सुरमई शाम, सुरमई शाम। जल्दी से हमारी आज की फिल्मों में आएगा नहीं ये वर्ड। फिर उन्होंने पानी पानी रे लिखा हुआ है, या जगजारी गुड़िया में मेरा इसमें ओमकारा में मेरा छोटा सा ही पोर्शन था, मगर इतना खूबसूरत और बहुत जज्बातों को पूरा शब्दों से न्याय देना, ये भी हर राइटर का काम नहीं है। और वो इतने शौकीन हैं अपना हर गाने की रिकॉर्डिंग में खुद आके बैठना,
लफ्ज़ को चेक करना या किस वर्ड को किस तरह से मोल्ड करके या किस स्टाइल से रेंडर करना, ये भी उन्होंने मेरे को सैकड़ों बार आके सिंगर्स रूम में आके बताया उन्होंने। और बहुत इंटरेस्ट लेके जब भी गाना रिकॉर्ड होता है वो खुद आके बैठे होते हैं, कहते हैं और बहुत प्यार करते हैं, छोटे भाइयों जैसा प्यार करते हैं। उनके साथ काम करने का बहुत मज़ा आता है क्योंकि खुद आके रिकॉर्डिंग के टाइम पे बैठे रहते। ऐसे नहीं कि गाना भेज दिया और वो कंपोज हो गया और रिकॉर्ड भी हो गया है। मुझे याद है कि मैं थोड़ा सा बीमार था और माचिस बन रही थी और विशाल एक ऐसा म्यूज़िक डायरेक्टर है मेरी ज़िंदगी में, तो फिल्मों के लिए भी और प्राइवेट एल्बम्स भी मेरे उसने बहुत किए हैं और बहुत खूबसूरत खूबसूरत गाने, सीरियल्स के भी गाने मेरे विशाल ने किए। वो एक म्यूज़िक डायरेक्टर ऐसा है जिसने हमेशा मेरी आवाज़ पे एक्सपेरिमेंट किया और सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये बात कह रहा था कि मुझे हॉस्पिटल में मिलने आए थे गुलजार साहब और विशाल, और उन्होंने मुझे कहा कि सुरेश जल्दी से ठीक हो जाओ, जल्दी जल्दी घर आ जाओ और बहुत खूबसूरत और हट के गाना बनाया तुम्हारे लिए, जो तुमने जल्दी से आके गाना है, हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक बीमार हॉस्पिटल में पड़े हुए आदमी को किस तरह से उसका हौसला बढ़ जाता है कि अरे जल्दी से ठीक होके जाना है। और ऐसा गाना गवाया जो मतलब जब से ये गाना रिलीज़ हुआ है मुझे आज भी हर प्रोग्राम में वो 2-2 3-3 बार गाना पड़ता है। चप्पा चप्पा चरखा चले, ओ चप्पा चप्पा चरखा चले, हे आवनी पावनी यारियाँ तेरी, बावनी बावनी बेरियों तले, चप्पा चप्पा चरखा चले, ये वो गाना है। और आज भी जो भी मेरे और भी गाने हैं जिनके साथ इसको गाना पड़ता है, मगर ये जो गाना है वो इस वक्त का ऐसे कहते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी में वो मतलब लोग चप्पा चप्पा से भी मुझे जानते हैं, सपने में मिलती है। ये भी गुलजार साहब का ही गाना है। बहुत ज़्यादा गुलजार साहब का इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन क्यों होता है, वो उनकी जो सिमिलीज है कि आँखों के दरवाजे, आप आँखों के दरवाजे से कितना मतलब हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू आँखों की, मतलब कमाल। आदमी इमीडिएटली इमेजिन करने लग जाता है। ऐसे बहुत कम गानों में होता है। वो आँखों की खुशबू कैसे हो सकती है इसकी, बहुत। और जिसकी वजह से गाते वक्त भी एक जो होता है ना कि आदमी बहुत सोचता रहता है कि इसको मैं कैसे पेश करूं, जाके उसका मैं मतलब उन शब्दों को अपने गायकी से दे सकूं, तो ज़्यादा परीक्षा होती है। पहला गाना जो मेरा हिट हुआ था, पहला गाना जो मेरा हिट हुआ था वो पहली फिल्म का सोना करे झिलमिल झिलमिल, रूपा हंसे कैसे खिल खिल, आह आह वृष्टि पड़े टापुर टुपुर, टिप टिप टापुर टुपुर, वृष्टि पड़े टापुर टुपुर टापुर टुपुर। और उसी के साथ ये भी गाना रिलीज़ हुआ था, सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है,
सीने में जलन। और अभी जो लेटेस्ट मेरा एक गाना काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, दाऊं दा दाऊं दा दर दाऊं दा दाऊं दा दर दाऊं दा दाऊं दा दर दाऊं 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 दा दाऊं दा दर दाऊं दा दाऊं दा दर दाऊं दा दाऊं दा दाऊं। रात के 2:30 बजे कोई शहनाई बजे, दिल का बाजार लगा दे लटक पाई बजे। चौके 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 से खोए खोए से हम, आंखें डूबी डूबी सी सोए सोए से हम, तुमने कैसी फुर्सत दी है, अरे पहली बार मोहब्बत की है, ओ आखिरी बार मोहब्बत की है।